Welcome to the e-learning platform of Cambridge International School, the SUA. This session is for the subject of accountancy for grade 12th commerce. This is Kamaljit Sharma, PGT Accountancy, teaching accountancy for grade 11th and 12th in Cambridge International School, the SUA. Students, today we will continue our chapter number 8, that is accounting for partnership firms, dissolution of firm. In this chapter, we will cover the topics like meaning of dissolution of firm, difference between dissolution of a partnership and dissolution of a firm, modes of dissolution of firm, procedures for settlement of accounts, difference between firm's debt and private debts, accounting entries at the time of dissolution of firm, difference between revaluation account and realization account, and preparation of realization account, partners capital account and bank account. तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट बनाना सीखा। आज हम कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस लेंगे, जिनमें से कुछ हमने अभी लास्ट वर्कशीट में भी दिए थे, उनको भी डिस्कस करेंगे और कुछ नए क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू ₹1,60,000 सोल्ड फॉर 3 लाख थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन ऑन द डील। जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। अब ओरिजिनली वो कितने की थी लैंड एंड बिल्डिंग, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसको हमने ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। हम सारी एक बुक्स का, इसका मतलब है कि हम लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट क्लोज कर चुके हैं। अभी जब हमने बेची है तो सिर्फ हमें बेचने की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। हमने 3 लाख रुपए की बिल्डिंग बेची, 3 लाख रुपए का 2% होता है 6,000 रुपए। अब ऐसा तो होगा नहीं कि ब्रोकर हमें 3 लाख रुपए पहले देगा और फिर वो कहेगा उसमें से 6,000 रुपए हम उसको पे कर दें। वो अपने 6,000 रुपए डिडक्ट करके ही हमें पैसे देगा। तो एक तरीके से हमारे पास रिसीव होंगे 2,94,000। सो पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब भी एसेट सेल होगी रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, लाइबिलिटीज पे होंगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। सो हमने यहां पर क्या करना है, जो पैसा आया, अब हमें यहां पर इंफॉर्मेशन नहीं है कि कैश में पैसा आया या चेक से पैसा आया, तो आप कैश अकाउंट डेबिट कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट कर दो, या जैसे मैंने लिखा है वैसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 2,94,000 रुपीज को रिकॉर्ड करना है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द लैंड एंड बिल्डिंग आफ्टर प्रोवाइडिंग 2% कमीशन ऑन एज ब्रोकरेज। सेकंड क्वेश्चन हमने किया था कि पास जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस। अब क्या था, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 1,500 रुपए, 1,500 रुपए बिजनेस का खर्चा था। सिंपल एंट्री हो जानी चाहिए रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश और बैंक अकाउंट। एक्सपेंसेस ऑफ द रियलाइजेशन 600 रुपए बट पेड बाय मोहन, मोहन ने पे किए, इसकी एंट्री डिफरेंट होगी। Third is Mohan, one of the partner of the firm, was asked to look into the dissolution of the firm, for which was allowed a commission of ₹2,000। अब हमने 2,000 रुपए उसको एज ए कमीशन पे करने हैं, ये वो एंट्री है। देन मोटर कार ऑफ द बुक वैल्यू 50,000 टुक ओवर बाय द क्रेडिटर ऑफ द बुक वैल्यू 40,000 इन फुल सेटलमेंट। याद होगा मैंने आपको कहा था कि अगर हमारा कोई क्रेडिटर हमारी किसी एसेट को टेक ओवर करता है इन फुल सेटलमेंट, तो हम उसकी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब हम इसके आंसर्स चेक करते हैं। अब आप देखो, सबसे पहली एंट्री मैंने क्या बोली थी, एक्सपेंसेस ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट 1,500, तो सिंपल रियलाइजेशन टू कैश हमने 1,500 लिख दिए। उसके बाद रियलाइजेशन के खर्चे थे पर वो मोहन ने क्योंकि पे किए, तो हमने मोहन को अब पैसे देने हैं क्योंकि मोहन ने बिजनेस के बिहाफ पे पैसा पे कर दिया 600 रुपीज। नेक्स्ट इज मोहन, वन ऑफ द पार्टनर। मोहन जो कि एक पार्टनर है, उसको बोला गया कि तुमने डिसोल्यूशन के काम में हेल्प कर दो, उसके लिए तुम्हें कमीशन मिलेगी 2,000 रुपए। तो वो जो एक्चुअल एक्सपेंसेस है उसका तो एक अलग चीज है, मेन जो हमने प्रॉमिस किया मोहन को, वो मोहन को 2,000 रुपए हम उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट 2,000 रुपए। और जैसा कि मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ते समय बताया आपको कि अगर हमारा कोई क्रेडिटर हमारी किसी एसेट को टेक ओवर करता है और उसका फुल सेटलमेंट हो जाता है, देन कोई भी जर्नल एंट्री नहीं लिखेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप एंट्री लिखोगे ही नहीं, आपको ये नो एंट्री या नो जर्नल एंट्री या इस तरह का नोट जैसा मैंने लिखा है वो आपको लिखना ही पड़ेगा।
अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यू हैव टू रिकॉर्ड लाइक दिस कि आप इस ट्रांजेक्शन की एंट्री नहीं करेंगे। आप सिंपल लिख दो 2 वर्ड्स, नो एंट्री फॉर दिस ट्रांजेक्शन या नो एंट्री, तो ये भी सही माना जाएगा, क्योंकि आपने एसेट का अकाउंट भी क्लोज करा हुआ है, आपने लायबिलिटीज का क्लोज करा हुआ है। अब ना तो क्रेडिटर हमसे पैसे मांग रहा है, ना ही हमारी वो मोटर कार जो है रियलाइज हो रही है, ना पैसा आ रहा है ना जा रहा है, तो हम ये मानते हैं कि वो दोनों ट्रांजेक्शन आपस में कैंसिल हो गई, इसलिए इसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। Next is past journal entry for the following. Realization expenses 15,000 were to be met by Rahul, a partner, but were paid by the firm. खर्चे पे तो करने थे राहुल ने, बट वो उसके बिहाफ पे किसने पे किए हैं? फर्म ने, तो हम उसके नाम से लिखेंगे, मानेंगे उसकी ड्राइंग्स। रमेश अ पार्टनर हु वाज पेड रेम्यूनरेशन, ये तो रेम्यूनरेशन है 25,000 रुपए, मतलब हमने जो है रमेश को 25,000 रुपए दे दिए, उसके बाद एक्चुअल में जितने भी खर्चे होंगे वो अपने आप बियर करेगा, तो हम 25,000 रुपए की ट्रांजेक्शन करेंगे। अनुज पार्टनर वॉज पेड रेम्यूनरेशन 20,000 एंड ही वॉज टू मेट ऑल एक्सपेंसेस, वो खुद खर्चे करेगा। फर्म पेड एन एक्सपेंस ऑफ 5,000 रुपए, फर्म ने 5,000 रुपए एक्सपेंसेस भी पे किए हैं, नोट करना है इस बात को। अब आंसर पढ़ते हैं हम इसका। इसमें क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो हैं वो राहुल ने पे करने थे, पर उसके बिहाफ पे फर्म ने पे कर दिए, तो हम अब ये मानेंगे कि राहुल ने बिजनेस में से पैसा विड्रॉ किया, बिजनेस का पैसा यूज किया। सो राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेकेंड ट्रांजेक्शन इज कि रमेश को हमने 25,000 रुपए देने हैं, तो दे दो 25,000 रुपए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रमेश, बदले में वो सारे खर्चे पे करता रहेगा। अब हमने 20,000 रुपए अगली ट्रांजेक्शन में अनुज को पे करने हैं, उसके बदले में वो क्या करेगा? वो सारे एक्सपेंसेस करेगा, उसके बावजूद भी बिजनेस ने 5,000 रुपए पे कर दिए, तो हम ये थोड़ी होगा कि 20,000 रुपए अनुज को भी देंगे और अनुज अब जो 5,000 रुपए एक्चुअल में खर्चे करेगा वो भी बिजनेस पे करेगा, ऐसा नहीं होगा। हमने अनुज को 20,000 रुपए अलाउ कर दिए, तो रियलाइजेशन अनुज के कैपिटल अकाउंट में हमने 20,000 डाल दिए। अब अगर उसके बावजूद भी बिजनेस पैसे खर्च करता है रियलाइजेशन के, तो वो अनुज के नाम से लिखे जाएंगे एज ए ड्राइंग्स, क्योंकि एक तरीके से अनुज के बिहाफ पे फॉर्म ने पैसा पे किया है। Next question is realization expenses amounting to 10,000 were paid by the firm on behalf of Alok, a partner, with whom it was agreed 7,500. Second transaction is realization expenses amounting to rupees 5,000. It was agreed that the firm will pay 2,000 and balance by Ravinder, a partner. रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस है 5,000 रुपए, पर फर्म ने सिर्फ 2,000 रुपए देने हैं, बाकी का पैसा रविंदर पे करेगा। देन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू रुपीज 10,000 वर पेड बाय अमित, अ पार्टनर, ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। मतलब ये कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 10,000 रुपए वर पेड बाय अमित, अमित ने पे किए हैं, पर किसके बिहाफ पे? फर्म, मतलब खर्चा बिजनेस का था, पे अमित ने कर दिए, तो अब हम एक तरीके से अमित को रीइंबर्स कर देंगे इस पैसे के लिए। अब रियलाइजेशन ट्रांजेक्शन नंबर 1 इज कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 रुपए के वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ आलोक, मतलब आलोक ने पे करने थे, पर पे किए फर्म ने 10,000 रुपए, जबकि हमने उसको एग्री कर रखा था कि सिर्फ 7,500 हम देंगे। तो बेसिकली रियलाइजेशन टू आलोक हमने उसको 7,500 देने थे, बट एक्चुअल में हमने 10,000 रुपए उसके बिहाफ पे किए, तो आलोक टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपए। आप इसको कंबाइन भी कर सकते हैं कि रियलाइजेशन एक्सपेंस बिजनेस के हैं, क्योंकि 7,500 रुपए, इसलिए 7,500 रुपए लिख दिए। अब बेसिकली जो एक्स्ट्रा 2,500 रुपए दिया वो ये अज्यूम दैट कि हमने एक तरीके से आलोक को पे कर दिया, सो आलोक के अकाउंट में हम लिख देंगे 2,500 रुपए टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपए। सेकंड ट्रांजेक्शन इज रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 रुपए, इट वाज एग्रीड दैट द फर्म विल पे 2,000 रुपए। वही सेम कहानी जैसे अभी ऊपर कि बिजनेस जो है उसने 2,000 रुपए पे करने, बैलेंस बाय रविंदर, अ पार्टनर। तो हमने एक तरीके से बिजनेस का खर्चा जो 5,000 रुपए है वो हमने 5,000 रुपए रिकॉर्ड किया, 3,000 रुपए रविंदर को दे दिए, 2,000 रुपए बिजनेस ने पे करने थे, इसलिए फर्म बिल पे लिखा हुआ है साफ साफ कि फर्म सिर्फ 2,000 रुपए पे करेगी, तो टू बैंक अकाउंट फर्म ने खुद पे कर दिए, बाकी का 3,000 रुपए हमने रविंदर के अकाउंट में डाल दिया, रविंदर अपने आप पे करता रहेगा। नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 10,000 रुपए वर पेड बाय अमित, अमित ने पे किए हैं, पर वो एक्चुअली में खर्चा किसका था? सारा का सारा खर्चा बिजनेस का था, इसलिए रियलाइजेशन टू अमित, हमने उसको अमित को एक तरीके से रीइंबर्स कर दिया सारा का सारा अमाउंट। नेक्स्ट इज रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। क्रेडिटर 85,000 के, जिसमें से 40,000 रुपए के क्रेडिटर्स ने कैश ले लिया, और बाकी के जो 45,000 के क्रेडिटर हैं वो कह रहे हैं हमें 43,000 की अपनी इन्वेस्टमेंट दे दो फुल सेटलमेंट में। अब आप देखो नीचे मैंने सॉल्व करके बताया कि टोटल क्रेडिटर 85,000 के, जिसमें से 40,000 वालों को कैश पे कर रहे हैं हम सिर्फ 40,000, बाकी के जो रिमेनिंग 45 बचे वो हमसे सेटलमेंट कर रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट दे दो 43,000 वर्थ की, बस हमारा आपका हिसाब बराबर। तो एक्चुअली में हमारे जेब से गया कितना? 40,000 रुपए, तो हम 40,000 को रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद आ गया क्रेडिटर्स वर
रुपीज 16,000 उन्होंने क्या कर लिया, 18,000 रुपीज की वैल्यू की मशीनरी एक्सेप्ट कर दी इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर क्लेम। अगली ट्रांजेक्शन है 90,000, क्रेडिटर्स वर रुपीज 90,000 और 1,20,000 रुपए की बिल्डिंग उन्होंने एक्सेप्ट कर ली एंड पेड कैश टू द फर्म, और बाकी का बचा हुआ 30,000 रुपए कैश जो एक्स्ट्रा गया हमारा उनके पास, वो उन्होंने हमें कैश पे कर दिया। अब आप एंट्रीज देखो, पहली मैंने एंट्री आपको बताई थी कि एक्चुअल में कैश पे किया 40,000 रुपए, तो हमने रियलाइजेशन टू कैश 40,000 रुपए की रिकॉर्डिंग कर दी। सेकंड केस में फुल सेटलमेंट हो गई, एक हमारा क्रेडिटर हमारी किसी एसेट को टेक ओवर कर रहा है, कोई ट्रांजेक्शन बेसिकली कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, इसलिए नो एंट्री, और हम यहाँ पे क्लियरली लिखेंगे नो एंट्री। उसके बाद 1,20,000 रुपए की हमारी बिल्डिंग 90,000 वाला क्रेडिटर ले गया, जो एक्स्ट्रा 30,000 रुपए वो हमें वो वापस कर रहा है एक तरीके से, सो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इस तरह से आपने सारी एंट्रीज जो हमने इससे पहले वाले सेशन और उससे पहले वाले सेशन में की हैं, वो सारी एंट्रीज अकाउंट्स जब तक आप अच्छे से दिमाग में नहीं बनाओगे तब तक आपको ये कुछ कंफ्यूजन जो है वो बने रहेंगे। तो मेरी जो एडवाइस है आपको कि आप जर्नल एंट्रीज अच्छे से समझें, और उसके बाद जो लेजर्स पिछली क्लास में हमने पढ़े वो अच्छे से समझे, और उसके बाद ये जो 5 क्वेश्चन आज मैंने आपको कराए हैं, ये 5 क्वेश्चन आप अच्छे से करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। आज हमने कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस को डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और इलस्ट्रेशंस करेंगे जिनसे ये चैप्टर आपको अच्छे से आ जाए। अब आज का होमवर्क जो है आपका वो बस इतना ही है कि आप जितनी भी एंट्रीज आप लोगों को इस सेशन में बताई गई, इस लेसन में जितनी भी एंट्रीज आपको बताई गई हैं उनको अच्छे से रिवाइज करें, एक बार लिख के देखें अपनी क्लास वर्क नोटबुक में, और उनको बाय हार्ट एकदम लर्न करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। तो नेक्स्ट टाइम में जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये आपकी बहुत सारी हेल्प करेगा। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन, dear students, to stop the COVID-19, stay home. If you don't think about yourself, think about your loved ones. So stay home, please. But study regularly.